या का नाबुदु व या का नस्तईन। बड़ी मेहरबानी आप लोग के साथ शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आपने मेहरबानी की, आप पहुँचे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बड़ी ज़रूरी है इस हवाले से कि आज मुज़ाकरात की तीसरी नशस्त थी और उसमें हमने अपने जो तहरीरी तौर पे वो तमाम मुतालबात जो थे वो उस नशस्त में हुकूमत के सामने रख दिए। उसकी पूरी तफसील इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जुमान है हामिद रज़ा साहब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी और वो तर्जुमान है, तो उसकी तफसीलात जो हैं वो या कुछ देर पहले या कुछ देर बाद अभी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे इस्लामाबाद में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। इस पे बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे पार्टी जो है वो भी अपना मौक़िफ़ अपनी बात करना चाहती है। सो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज जो हुकूमती वज़रा की तरफ से हुई है और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, बहुत से नुकात उठाए हैं और बड़ी हैरान कुन बातें हैं और कुछ बातें तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ है और वो ज़रूरी है कि उसका जवाब जो है वो उनको दिया जाए। एक बात जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह की गई कि जी हम अपने मुतालबात से वापस हट गए। मैं हैरान हूँ हुकूमती वज़रा की अक्ल पे कि 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक इस जबर, इस फसाइयत, इस जुल्म, इस धौंस, धांधली, गुंडागर्दी के दौर में, इस बदमाशी के दौर में जब आपने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ नहीं सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से नई जमातें नहीं बना सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs को नहीं तोड़ सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट्स को डिसलॉज नहीं कर सके जो एक सूबे में है, आप नेशनल असम्बली में हत्तुल वसा कोशिश के बावजूद चंद लोगों को खरीद सके जो गिनती में भी नहीं है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ पहले दिन से जिन मुतालबात पे खड़ी थी, जिन मुतालबात पे खड़ी है, उन्हीं मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटी और ना तहरीक इंसाफ अपने किसी मुतालबे से पीछे हटेगी, इसलिए कि वो मुतालबे को इस पार्टी के फ़ायदे के लिए या किसी एक शख्स के फ़ायदे के लिए नहीं है, वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हैं। और खान साहब कहते हैं कि जब हम 26 की बात करते हैं तो हम शहीदों के इंसाफ की बात करते हैं, हम असीरों के इंसाफ की बात करते हैं, हम मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात करते हैं, हम बात करते हैं कि क्यों हुकूमत आर्टिकल 245 लगवा पे और गोलियां चलवाएगी अपने ही लोगों पे। आप ये समझते हैं कि आप उससे पीछे हट जाएंगे? और जिन मुतालबात का खास तौर पे जिक्र किया गया है इलेक्शन के हवाले से कि शायद ये उससे पीछे हो गए हैं और मैंडेट के रिवर्सल के हवाले से कि वो वापस नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं उसी से शुरू करूंगा। अगर वो 2 वज़रा ये खत पढ़ लेते, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने दिया है, इसको पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ऐसे लिखी लिखाई चीज़ें जो है वो जो सामने दी जाती हैं आधा घंटा पहले वो ना पढ़ के सुनाते तो शायद मुनासिब होता। मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो पढ़ूंगा, बाकी मैं इसमें से कुछ नहीं पढ़ूंगा। आप सब ने ऑब्वियसली मीडिया इसको पढ़ भी चुका है, इस पे अपनी खबरें भी दे चुका है, यू नो एवरीथिंग व्हाट इज रिटन, बट देयर इज वन थिंग दैट आई मस्ट रीड इट। वो ये लिखा हुआ है जी इसमें कि द चार्टर ऑफ डिमांड्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज प्रेजेंटेड here under as a prerequisite, इस बात पे जरा गौर दें, as a prerequisite to wider negotiations with respect to the restoration of the constitution, आइन की बहाली, the rule of law and respect for people's mandate, free and fair elections। इस जुमले में मेरे ख्याल में अगर ये दोनों वज़रा इसको पढ़ लेते, इस जुमले को पढ़ लेते, क्योंकि इस जुमले के बाद सारी चीजें नीचे लिखी गई हैं, तो फिर इतना बड़ा दावा और फिर ये इंश्योर किया कि हर चैनल पे हमें तो फिर मसाइल होते हैं चीजें जो है हमारी आगे जाते हुए, मगर हर जगह ये चीज बार बार हैमर की जा रही है कि नहीं वो अपने मुतालबात से हट गए हैं। पढ़ो इसको गौर से। हमने कहा कि ये जो मुतालबात हैं ये प्री रेक्विजिट हैं एक वाइडर नेगोशिएशन के, और उसके अंदर जो जो बातें हैं वो हमने सारी लिख दी हैं और वही हमारे मुतालबात हैं, खान साहब की वही मुतालबात हैं जो इसमें लिख दी हैं। और मैं तो इन लोगों की लाइल्मी से और इनके लाइल्मी
तो बिल्कुल है ही है, उसमें कोई शक नहीं। एक और चीज़ भी है हमारे यहाँ पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है कमला, जिसे कहते हैं कि ये वो कमला है, फूल, ही जब फूल, एक और लफ्ज़ होता है उसे यमला कहते हैं, कि वो आदमी फूल होता नहीं है बट दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ फूल। तो ये जो हुकूमती वज़रा का यमलापन है, मैं इस हवाले से इनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से, ख़ुसूसन पिछले 2 हफ्ते से, हम मुसलसल पाकिस्तान के हर टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर आदमी जो किसी भी मुबाहिसे में गया है, जो किसी भी टॉक शो में गया है, उनसे यही सवाल पूछा गया कि आप क्या 2 मुतालबात रखेंगे। तो हम बार बार यही कहते रहे कि वो वही 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने जिस दिन अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी, जो 2 मुतालबात रखे थे वही 2 मुतालबात हैं। कमीशंस हैं 26 के और 9 मई के हवाले से, और सियासी असीरों की जो नाहक कैद में उनकी रिहाई है। इसके अलावा वो हमसे फिर पूछते रहे कि जी आपके तो ये मुतालबात और भी थे 2-3, तो आपने ये क्यों रखे। तो हमने उन्हें कहा कि ये तरजीही है, प्रायोरिटी पे है, क्योंकि बाकी जो मुतालबात हैं उनके हुसूल के लिए, उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए वक्त लगेगा, उस पर थोड़ा सा। ये 2 मुतालबात ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी डिलीवर हो जाते हैं, और हमारी ये प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि जो नाहक सियासी कैदी जेलों में मौजूद है, झूठे पर्चों में है, कस्टोडियल टॉर्चर का शिकार है, उनका निकलना इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। इसलिए ये जो हमारा मुतालबा है ये बिल्कुल तरजीही बुनियादों पे पहले है, ये ज़रूरी है। हम 1 मिनट नहीं चाहते कि हमारा कोई गरीब वर्कर जो है, कोई हमारा कायद, कोई हमारा जिम्मेदार 1 मिनट के लिए भी किसी जेल में रहे। सो इसलिए हमने उसके ऊपर ये प्रायोरिटी दी, जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये सारा जो क्रिएट किया गया है ये 9 मई और 26 पे किया गया है, तो इसके हकायक जानना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि चाहे इदारे हैं, चाहे हुकूमत है, फैक्ट सामने आ जाएंगे। जब फैक्ट सामने आ जाएंगे तो पता लग जाएगा कि कौन गुनहगार है और कौन जो है वो बेगुनाह है, और उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मुझे ये समझ नहीं आती, ये पूरी हुकूमत है, इनकी 3 सूबों में हुकूमत है, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसका बैठा हुआ है, जो एक, आप ये देखें कि हुकूमत दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। मतलब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलहदा करेगा, एक दूसरा मिनिस्टर अलहदा करेगा, और वो जो छोटे बच्चे नए तैयार कर रहे हैं वो उनको भी बिठा देते हैं शाम को, अच्छा बेटा तुम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, क्योंकि चैनल भी तैयार है, मीडिया भी तैयार है, दिखा देंगे तुम्हें, हुकूमत है। चलो, वो सारे बच्चे भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं, वो नई ट्रेनिंग जो है वो सब चल रहे हैं। और ये नहीं देख सके कि पिछले 2-3 हफ्ते से तहरीक इंसाफ पूरी कौम के सामने ये कह रही है कि भाई हम यही लिख के देंगे, और हमने यही लिख के दिया है। और वो कौन सी अक्ल है और वो कौन सी फहम है जो इन्हें कहती है कि हम अपने मुतालबात से पीछे हट गए हैं। ना हम अपने मुतालबात से पीछे हटे थे, ना हम पीछे हटे हैं, दोबारा हटेंगे। और मैंने बार बार ये लेटर लहराया इसीलिए कि दोबारा मैं कहूंगा इन दोनों वज़रा को, इसको पढ़ लो, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जिक्र लिखा हुआ है, इसमें आइन की बहाली का जिक्र है, इसमें रूल ऑफ लॉ का जिक्र है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप समझे कि हम उससे पीछे हट गए हैं। तो ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है उसका कोई फायदा कोई नहीं है, आप इससे लोगों को फूल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि दोबारा चीफ जस्टिस किस चीज की इंक्वायरी करेंगे, क्यों? हम तो मुतमिन नहीं है, हम तो ये समझते हैं, हमसे मुराद ये है कोई एक आदमी नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, करोड़हा लोग हैं इस मुल्क के, वो इंसाफ चाहते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, वो अपनी मर्जी का पर्चा करवाना चाह रहे हैं। वो आपको कहते हैं कि हमारे बंदे छोड़ दो, हम तो कहते हैं कि अदालती निजाम पे असरअंदाज ना हो। और उसमें अगर हम इस मुल्क के मुनसिफ आला से, सबसे बड़ी अदालत के मुनसिफ आला से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो कानून और आइन उनको इस बात की इजाजत देता है कि एक ऐसी चीज जिससे कौम के, अवाम के और इदारों के दरमियान गलत फहमियां और सबसे बड़ी बात ना इंसाफी, ना हक लोग अंदर, अगर उस पर चीफ जस्टिस मुनसिफ आला से हम किसी इंक्वायरी या कमीशन की डिमांड करते हैं तो कोई ना हक नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ये कोई पहली मिसाल नहीं होगी। दूसरी चीज उन्होंने कही कि रेंजर्स की जानिब से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत और उसके खिलाफ तहकीकात वो तो कहीं पहले ही कहीं हो, हम नहीं मानते भैया, आप गलत कह रहे हैं क्या? और फिर आप कहते हैं वो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया, यही कह रहे हैं ना आप। तो हम आपको बता देते हैं कि उसी हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद से 6 जजेस ने खत लिखा। क्या वो खत आपको याद नहीं है? खत क्यों लिखा? उस खत में क्या लिखा हुआ था? उस खत में यही लिखा हुआ था कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को प्रेशराइज किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि
उस अदालत में से अगर कोई फैसला आ गया है, देखें हमारे लिए कानून, आइन और फिर इंसाफ हम चाहते हैं। इंसाफ के लिए तो हम बार बार दरवाजे खटखटाएंगे, आखिरी दरवाजा भी खटखटाएंगे, ये हमारा हक है। इसमें कौन सी बुरी बात है जो इनको कोई इस पर तकलीफ हो गई है। उन्होंने कहा जी कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई मैंडेट चोरी के मुतालबे से दस्तबरदार हुई है। यू विश राना साहब, यू विश। नहीं दस्तबरदार हुई है और नहीं होंगे, लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, आखिरी फोरम तक जाएंगे, अवाम के पास गए हैं, अवाम की ताकत से आएंगे। यू विश दैट हम मैंडेट चोरी के उससे वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप ये इस किस्म की जो बातें आप कर रहे हैं इसका आपको कोई फायदा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना मैंडेट की वापसी की हमसे कोई वो नहीं की है। भाई जब आप चोर से चोरी का वो तकाजा करते हैं, पूछते हैं, तो कभी किसी चोर ने भी मनिया जे। आपको तो इमरान खान ने एक मौका दिया था इस मुज़ाकराती कमेटी की फॉर्मेशन के हवाले से। आप इस मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के नाम पे आप लोग कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। पिछले 1.5 साल तक आप लोग ये कहते रहे हैं, टॉक शोज में कहते रहे हैं, डायरेक्ट हमें कहते रहे हैं मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात कर लो। दुनिया को कहते रहे हैं जी कि ये तो सिर्फ एजिटेशन कर सकते हैं, ये मुज़ाकरात नहीं करते, ये सियासी लोगों के साथ नहीं बैठते। हमने हर सियासी पार्टी के साथ एंगेज किया, अपने बड़े से बड़े मुखालिफ के साथ एंगेज किया। आपके साथ एंगेज क्यों नहीं थे करते? क्योंकि आप हमारे चोर थे, आप हमारे चोर हैं, और जब तक वो सारा मैंडेट वापस नहीं आ जाता आप हमारे चोर रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि आपने मुज़ाकरात शुरू कर लिए हैं तो कोई चोरी आपने जो की है वो इधर उधर चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। मुज़ाकरात जो है वो 26 के असीरों और शहीदों के हवाले से, 9 मई के हवाले से, आपने क्या समझ लिया कि आप इस मुज़ाकरात के नाम पे जो हमारी ओरिजिनल चीज़ है कि वो आप डाइल्यूट कर लेंगे? ये कभी डाइल्यूट नहीं होगी और ना हम इसको होने देंगे। और आपने कहा कि कोई शहादत नहीं हुई है। ये कैसी हुकूमत है? एक रियासती मशीनरी आपके पास है, इतनी बड़ी हुकूमत है, तुम 13 लाशों की तस्दीक नहीं कर सके। ये तुम्हारे हालात है, ये तुम हुकूमत चला रहे हो। किस तरीके से तुम्हें बताएं? तुम्हें जनाजे नजर नहीं आए, तुम्हें मैयतें नजर नहीं आई, जो कंपनसेशंस उनको गई हैं तुम्हें वो नजर नहीं आई। दुनिया जहान का मीडिया, लोकल, इंटरनेशनल, नेशनल प्रेस के लोग वहां पे गए। तुम समझते हो कि वो सब झूठ था और सिर्फ इसलिए किया गया था तुम्हारी वजह से? तो ये शर्म का मुकाम है कि आप लोग इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आप लोग कहते थे कि गोली नहीं चलाई। आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो इस कमेटी का मेंबर है उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको तस्लीम कर लिया, आपके सेनेटर्स ने इसको तस्लीम कर लिया। राणा साहब आपने खुद बैठ के वो जो एक तकरीर की, गोली इधर से चली या उधर से चली, तो इन शॉर्ट आपने भी उसको तस्लीम कर लिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके। अब आप ऐसी गुफ्तगू करें, मुझे नहीं समझ आती कि क्या प्रेशर आपको आ गया ऐसा कि चलते चलते आप पटरी से जो है वो उतरते जा रहे हैं। आपने कहा कि मीडिया पे हम मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे भाई, हम तो जो बात करते हैं कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी, हमारे ये भाई जो साफ़ी यहाँ बैठे हैं ये तो बेचारे आ जाते हैं, DSNGs भी आ जाती हैं, ये रिपोर्ट भी कर देते हैं। वो जो आपके दोस्त मालिक खान बैठे हैं, वो जब आप उन्हें कहते हैं कि ये सेंसर करना है, ये चलाना है, ये नहीं चलाना, तो वो तो अपनी मर्जी से चलता है ना। हमारी मर्जी पे तो चैनल कुछ नहीं चलाते हैं, और चैनल्स जो हैं उनके पास अपने सहाफ़ी हैं जो तहकीक करते हैं। अगर हम कोई बात गलत भी कर रहे होते हैं तो वो दूसरी पार्टी का वर्शन, आप ये समझते हैं कि हुकूमत आपकी है, अरबों रुपए के इश्तिहार आप देते हैं और मनफी प्रोपेगेंडा हम चलाने में कामयाब हो गए हैं। सलाम है जनाब, तुहाड़े इस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में भी सलाम है कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं और वो भी हमारे पे। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे से पहले ही, देखें आपने जो भी बात कर दी है, आपकी नीयत का अंदाज़ा हमें हो गया है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहते या आप कैसे लगाना चाहते हैं। इस वक्त आप कह रहे हैं कि हमने इसका तहरीरी जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी आपने बना दी है, जवाब आपने जो देना है, आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें अंदाज़ा हो गया है कि आपने किस किस्म के जवाब देने हैं। हम तो आपको वाज़ेह कहना चाहते हैं कि आप कातिल हुकूमत है, आप कातिल हुकूमत है, और आपके हाथ पाकिस्तानी मासूम नाहक शहरियों के खून से रंगे हुए हैं। याद रखिएगा इसको, और उनका इंसाफ हम लेंगे, ये कौम लेगी, ये इंसाफ होगा। ये हुकूमत के शस्के जो है ये आज हैं, किस वक्त वक्त तब्दील हो जाए, कोई अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, किस वक्त आपके साथ क्या हो कोई पता नहीं लगता। तहरीक इंसाफ ने
शहदा की तमाम तस्वीरें, तमाम कवायफ एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दर्जनों दफ़ा लोगों के सामने रखे हैं। यहीं इस हॉल में बैठ के मुझे याद है जिस वक़्त शहदा की तादाद जो थी, आपको याद होगा, आप बहुत से दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, 12 थी। यहीं हमने उनकी तस्वीरें, उनके एड्रेसेस, उनके शनाख्ती कार्ड, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके साथ या मीडिया के साथ शेयर की, पूरी दुनिया के सामने की। जिस दिन मैंने इंटरनेशनल मीडिया से बात की उस दिन हमारे पास तफसीलात कुछ ज़्यादा आ गई थी। उनके साथ हमने बहुत सी जगहों पे ज़्यादा चीज़ें जो है उनके साथ शेयर की। हमें कहा जाता, हमें ईरान साहब ने कहा पोस्टमार्टम नहीं दे सके। एक ही पोस्टमार्टम हो सका जो वहाँ पे भगदड़ और जो भौचाल मचा हुआ था उस दिन, वहाँ पे लोग अस्पतालों में जाते थे और गिरफ्तार हो जाते थे। ये जो हमारा 13वां शहीद यहाँ आके शहीद हुआ पेशावर, वाई वॉज ही इन पेशावर, वो क्यों पेशावर में था? रहने वाला वो अटक का था, गोली उसको वहां पे लगी, वाई वॉज ही, मतलब, और वो कोई बहुत गरीब आदमी नहीं था भाई जो खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई खैराती इलाज हो रहा था उसका। नो, वो पेशावर में इसलिए था डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंजर्ड था, वो जख्मी था, उसको बुलेट वुंड था, उसको खदशा था कि पंजाब के अस्पतालों में से वो गिरफ्तार हो जाएगा। वो इसलिए पेशावर आया अपने पख्तून भाइयों के पास कि यहाँ पे उसको जो है वो शेल्टर मिलेगा। वो किसी सरकारी उसमें नहीं था, ये भी याद रखिएगा। वो, और इस तरह के दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हैं जो गोलियां खाने के बाद भी अपने अपने जिलों में छुप गए, क्योंकि उस शाम को एम्बुलेंसेज ये कहती थी। अभी 2 दिन पहले एक सेशन हुआ, जो लोग जख्मी अभी पेशावर के हॉस्पिटल्स के में है, उनके साथ मेरा और सलमान अकरम राजा साहब का, उन्होंने बताया कि हमें, उन्होंने, एम्बुलेंस वालों ने कहा कि तुम्हें रास्ते में उतार देंगे, अगर हम तुम्हें ले गए वहां पे तो तुम वहां से गिरफ्तार हो जाओगे। और जितने लोग गए वहां से अस्पतालों से गिरफ्तार हो गए। आप समझते हैं कि ऐसे हालात में वहां हमारे बंदों का पोस्टमार्टम हो सकता था? जिस अनीस शहीद सती का पोस्टमार्टम हुआ, क्यों हुआ कि आसपास सती बिरादरी और बहुत से लोग उनके हल्के के मौजूद थे, उन्होंने, वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम हुआ, एक सादा खाली कागज के ऊपर लिख के दे दिया कि जी पोस्टमार्टम हो गया है। उसकी फैमिली अदालत में गई कि पोस्टमार्टम की ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो की जाए, आज भी अदालत में मौजूद है। आप कहते हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एमएलसी के लिए भी वो गए। आपका ख्याल है कि जब आप गोलियां लगे हुए जख्मी लोगों को गिरफ्तार कर करके उठा के जिंदान में फेंकने की साजिश कर रहे थे, तो उस वक्त लोग एमएलसी के लिए उन अस्पतालों में जाते? आपने तो अस्पताल बंद कर दिए थे। यहां पे ऑन रिकॉर्ड बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे और अस्पतालों को कॉर्डन किया हुआ था। वो जो एक आदमी अपना पोस्टमार्टम करा सका, आपने उसकी भी रिपोर्ट नहीं दी। उसके लिए हम अदालत में गए हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, अदालत में गए। और उसके मुदई के साथ आपने क्या किया? 22A वाले के साथ आपने उस शहीद के भाई को, पुलिस जो लाइन में काम करता था, आपने उसको वहां से, इम्तियाज भट्ट डीएसपी, मैंने आपको बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने वहां से उठाया, आपने उस मुदई को वहां से। और फिर जिस दिन हमने अदालत में पेश होना था उस दिन आपने उसको प्रेशराइज किया, हरास किया और उस बेचारे को एप्लीकेशन वापस लेना पड़ी। तो आपका ख्याल है कि 22A की एप्लीकेशन वापस होगी तो आप इस कत्ल की जिम्मेदारी से बच जाएंगे? आप नहीं बचेंगे, आज नहीं तो कल। इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा, इसका इंसाफ भी होगा। हमारे 8 शोहदा केपी में से है। केपी का आप कल्चर देखें, अब वो शहीद जो है वो जमीन के नीचे है। यहां पे कब्र कुशाई एक बहुत बड़ा कल्चरल, यहां ही नहीं, इवन पंजाब में एक आदमी वहां शहीद होके आया है, उसकी कब्र कुशाई के लिए एक वो आप देखें कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। आपने क्या किया? फिर आप कई हमारे लोगों को, इवन केपी के अंदर भी आपने कोशिश की, जिनके वहां कारोबार है इस्लामाबाद और पंजाब में, उन्हीं शोहदा की फैमिलीज को, क्या आप उनको ब्लैकमेल करें? आप हमारी जुबान वो जो है रोक नहीं सकते, चीजें खुलेगी, आप घबराए नहीं। आपने शोहदा के खून का मजाक उड़ाया है। आप वो आदमी हैं जिसके दामन पर अब तक हामला खवातीन समेत बहुत से लोगों का, मॉडल टाउन का खून मौजूद है। आपने तो कहना ही है कि गोली नहीं चली। आपने और क्या बात करनी है? कातलों को, मासूम पाकिस्तानियों के नाहक खून पर पानी फेरने और यहां से फरार होने की हम इजाजत नहीं देंगे। यह आप अपने ज़हन में रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि आज आपको कोई गैबी इमदाद है और आज आप जो है वो बच जाएंगे, कत्ल नहीं छुपते होते। इन मैयतों, ये बड़ी भारी हैं, इनका वजन आप नहीं उठा सकेंगे। आप राना सनाउल्लाह जो है वो याद दहानी अगर उनको करानी हो तो हम तफसीलात आपको दोबारा दे देंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था, इसके अंदर हम आपको एफआईआर के नंबर लिख के देते? इसके अंदर आप ये चार्टर ऑफ डिमांड में लिखना था। आप बैठे हैं ना कमेटी में, तफसीलात आप आए ना केपी,
آپ کو ہم پنجاب لے کے چلتے ہیں, آپ کو ہم بلوچستان لے کے چلتے ہیں. جس شہید کے کلخانی کے اوپر دعا کے اوپر آپ نے مسجد میں چھاپے مارے اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا یہاں سے میت لے جاتے ہوئے, آپ کو ہم ان لوگوں کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں, آپ کی آنکھیں کھلیں گی. آپ کو جو زخمی, جو ابھی بھی جو زخمی یہاں پہ پشاور کے ہاسپٹلز میں ہے, ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں. لوگ پیرالائز ہو گئے ہیں. میری ایک زخمی سے بات ہوئی, وہ پیرالائز ہو چکا ہے گولی لگنے کی وجہ سے. ایک آدمی کو گولی یہاں سے گئی اور یہاں سے نکل آئی, وہ بول نہیں سکتا ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل اس قسم کی کوئی. آج تو میں یہ واضح طور پہ بتا دوں, اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. تحریک انصاف جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی ہے. تحریک انصاف کے قائد نے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ جب حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ تو 1 انچ نہیں ہلنا ہے. یہ سارے جو نقصانات ہم نے کرائے ہیں, ہمارے قائدین نے, ہمارے ذمہ داران نے, ہمارے ورکرز نے اپنے کاروبار تباہ کرائے ہیں, اپنی فیملیز ڈسلوج کی ہے, اپنی جان پہ بھی کھیلے ہیں. وہ آپ کا خیال اس لیے تھا کہ ہم اپنے مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. غلط فہمی آپ کی, اور یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں. اور آج ایک اور گفتگو بھی ہوئی جس میں ایک اور وزیر نے, ایک تو ان کو یہ ویلے ہیں, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, ویلے لوگ ہیں, سوائے پریس کانفرنس ہو رہا ہے کم ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا جی کہ معیشت جو ہے نا وہ بڑی, وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک وزیر ہے, کہنے کو تو انفارمیشن کے وزیر ہیں مگر بیسیکلی وہ ڈس انفارمیشن کے وزیر مجھے زیادہ لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب معیشت تو پاکستان کی وہاں پہنچ گئی ہے کہ کیا ہی بات ہے, مطلب بلے بلے ہو گئی ہے. انہیں امریکہ لندن بھی پیچھے چھوڑنے لگے. نانیاں گلاں چھوڑو نا جی. دیکھیں, ایک طرف اڑان پروگرام میں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, اور دوسری طرف یہ آج انہی کا یہ نومبر 2024 کی رپورٹ ہے, ڈکلائن آف 4%. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, حکومت کے جاری شماریات کے مطابق ملک میں نومبر میں صنعت کی پیداوار میں -4% گروتھ ہے. ٹھیک ہے جی, -4%. اور مجموعی 5 ماہ میں گروتھ -1.2% ہے. مطلب اس کا اب یہ دیکھیں نا, یہ میڈیا میں نہیں آئے گا, یہ نہیں بتائیں گے, یہ اشتہار نہیں لگائیں گے. دیو نا قوم کو مبارکباد, 2 قوم کو مبارکباد. انڈسٹریل گروتھ نیچے جا رہی ہے, 1.8 ملین لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں ملک چھوڑ کے. تم کہو جی ہماری ریمیٹنس بڑھتی جا رہی ہے. مطلب میں ان کی اس کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کس پکے منہ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کس طریقے سے یہ گفتگو کرتے ہیں. وہی وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بڑی بڑی بڑکے مار رہے تھے, بہت بڑی بڑی گفتگو کر رہے تھے. اس کے اوپر بات 190 وہ جو ملین پاؤنڈ والے مقدمات پہ بات کر رہے تھے. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا یہ بڑا ایک پوائنٹ, میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی آنے سے پہلے. وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل پروسیڈز ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ بھی آج اس نے کہا تھا کرمنل پروسیڈز ہیں. وہ اللہ کے بندے کچھ شرم کرو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کرمنل پروسیڈ جو ہیں وہ لانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ تو پھر آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کو بھی اندر کریں گے کرمنل پروسیڈز کے. مطلب سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں نا استعمال ہوتا. تو پھر آپ اس میں کس کو لانا چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ ہی کا ماتحت ادارہ نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو بیان دیا ہے, جا کے بیان, میں آپ سے بیان بھی شیئر کر لوں گا, شاید میرے پاس ابھی نہ ہو, اس کی کاپی ہے, میں آپ کے ساتھ کسی گروپ میں شیئر کر لوں گا. اس میں آئی او کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرمنل پروسیڈز نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مس اپروپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے. وہ لکھ کے دے رہا ہے. یہ حضرت جڑے نے بڑے ویل انفارمڈ آدمی نے, یہ کہہ رہا ہے کہ جی کرمنل پروسیڈز ہیں, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آؤ پھر سپریم کورٹ سے بات کرو. لاؤ نا, سب کو لاؤ. کیسی یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ عدالت عظمیٰ کو براہ راست فرضی جرم میں امپلیکیٹ کر رہے ہیں اور جرم میں سہولت کاری کا الزام دے رہے ہیں. تو الزام دے رہے ہیں تو ہوپ فلی یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ کریں گے بھی صحیح. اگر نہیں کریں گے تو پھر کم از کم منہ تو بند کریں گے نا, کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ کام آپ کر نہیں سکتے ہیں. اچھا دوسری بات ہے, یہ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں رسیدیں دکھاؤ. بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں رسیدیں دکھانے کے لیے. وہ جہاں رسیدیں تے تسی ملک تو باہر گئے سی بیمار ہونے کے باوجود تہاڈیاں رسیدیں آ گئی جے. آپ کی رسیدیں تو آج تک نہیں آئی ہیں. آپ کی رسیدیں تو والا معاملہ تو اسی 1 پار سے ہی شروع کر لیتے ہیں نا, تو اسی کے اندر پھر یہی 190 ملین والا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرسٹی ہونے کے ناطے خان صاحب کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی, اس من گھڑت کیس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, حق سچ کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے. آپ کی یہ تلواریں ان کے سر پہ لٹکتی رہیں,
ना आप पहले उनका कुछ कर सके हैं, ना आप उनका कुछ कर सकेंगे। मैं ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा लंबा जो है वो मैं कर गया हूँ। चीज़ें इतनी सारी हैं और मैंने तो फिर इसमें प्रायोरिटाइज़ किया कि जो जुमलों पे हमें ज़्यादा वो इनका पता लगा कि मज़गा खेज़ हैं, उनका जवाब जो है। जी सर, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो यही है जिसके रिस्पॉन्ड में हम यहाँ पे आए बैठे हैं। अभी जब सवाल जवाब होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप तो ज़रूर पूछेंगे, अगर मेरे से रह भी गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहरिया की जानिब से जो जमा कराई गई मशरकी बैंक की दस्तावेज़ में ये वाज़ेह हो चुका है कि ये ज़ाती नौइयत की रकम थी जो प्राइवेट ज़राए से बजरिया दुबई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई है। नैब की अदालत में जमा हुए बयान के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि वो क्या कह चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान के पास इसको मुल्की ख़जाने में रखने के सवाबदीदी इख्तियारात नहीं थे, लिहाजा ये रकम सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के ज़रिए हुकूमती ख़जाने में भिजवाई है। ये भी अपने ज़हन में रखिएगा, ये भी इनको शेयर करना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट इनके पास है ना, सारे कागजात ये निकलवा सकते हैं, तो अब ये इतना उछल कूद करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इन लोगों के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये कुछ घबरा से गए हैं, कुछ परेशान से हो गए हैं, कोई हालात जो हैं वो इनको क्योंकि हमने जो इनका ब्लफ है, जो ये हमें ये समझ रहे थे कि हम इन मुज़ाकरात से भाग जाएंगे या नहीं आएंगे, वो ख़त्म हो गया है। इस सारे मामले के, इस सारी गंदगी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेड पॉजिटिव। जब मुलाकातें नहीं भी कराई गई, खाने का होती है मुलाकात, हो नहीं होती है कोई बात नहीं, तुम लिख के दे दो, हमने फिर भी लिख के दे दिया। और लोग ये कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा खान साहब की अहलिया के खिलाफ इन्होंने शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म तौर पे एक प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया, खान साहब की फैमिली के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया। इनके वज़रा चार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग गए। हमारे लोग रिएक्शन में बोलते हैं और वो बोलेंगे। ये मत समझे कि मुज़ाकरात की चीज़ दिखा के आप हमें खामोश करा लेंगे। बोलेंगे, आप गलत बात करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, हम उसका जवाब देंगे। आप जुल्म करेंगे, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। आप जबर करेंगे, हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे। ये क्या समझते हैं? आप समझते हैं मुज़ाकरात का कोई लॉलीपॉप है जो आपने हमें दे दिया और हमारा मुंह बंद हो गया? ऐसे नहीं होगा। आप ये देख लें, अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह की ज़ात से डरें। जो जुल्म आपने किया है, जो कताल आपने किया है, रब की मैं दोबारा कहता हूँ, लाठी वे आवाज़ है, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। ये कौम आपको भागने नहीं देगी। ये कमीशन बना दें और इस पे, और जो बार बार हम कह रहे हैं उस पर तहकीकात हो जाए तो कौम के लिए भी और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। एंड स्टॉप विद दिस नॉनसेंस एवरी डे, झूठ बोलना और पक्के मुंह बना के कहानियां सुनाना छोड़ें, इसको काम की बात किया करें। थैंक यू। मतलब तुमको बता दिया गया था कि हम पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, जिहाद के लिए जा रहे हैं। जब जिहाद के लिए जाने तो उसमें ये कुछ होगा, तो क्या नहीं समझते कि इसमें हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी बराबर के शरीक हैं, जब उन्होंने देखिए, अब मैं इसका कोई जवाब दूंगा तो कल कोई एक और नया प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाएगा कि भाई ये तर्जुमान पार्टी के हैं या केपी के हैं। देखें, बात सुने। हाँ, चलें, ये शुक्र है आपने अच्छा क्लियर कर दिया। मैं अब ये भी बता दूं कि वो भी एक झूठी खबर थी जो कल फैलाई गई। मगर इस हवाले से आपने जो सवाल किया है, जिहाद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बंदूक उठाएं और जाके बॉर्डर पे चले जाएं, लड़ जाएं। एक अच्छा काम, नेक काम, बहुत सी अहादीस मौजूद है जिनका मफहूम है कि बहुत से और नेक काम जी जिहाद के मुतरादिफ हैं। जब आप हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए खड़े हो रहे हैं, हक के लिए बात कर रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि वो भी जिहाद है। और मैं ये समझता हूँ उनका मतलब ये था, जब ये गुफ्तगू हुई, ये उस वक्त भी बात क्लियर हुई थी कि हक के लिए बात करना, कलमा हक उठाना, ये जिहाद है। और ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हुई? सिर्फ आपके चीफ मिनिस्टर ने नहीं, बहुत से दोस्तों ने और बात की। और ये परसेप्शन इसलिए क्रिएट हुई कि पिछली दफ़ा जो लोग गए थे उन पर रबर बुलेट्स बरसाई गई थी, और आपको मैं ये बताऊं शेलिंग हुई थी। और लोग शेलिंग से भी जो है, कई लोग जो हैं वो उनको फेटल इंजरीज होती हैं, रबर बुलेट से भी फेटल इंजरीज होती हैं। और आपको याद होगा कि मैं आपको बताऊं कि ये कटी पहाड़ी के मुकाम पे और एक जगह पे और लास्ट टाइम जब आपने मोबिलाइजेशन की थी तो उस वक्त भी केपी के दोस्तों ने ये कहा था कि हम पे लाइव एम्यूनेशन फायर किया गया है। आपको याद होगा, कहा था कि बिल्कुल गाड़ी के ऊपर सीधा लाइव एम्यूनेशन फायर किया गया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कई साहबियों ने इसको रिपोर्ट किया। तो अगर पिछला एक्सपीरियंस देखते हुए उन्होंने कहा कि यार ये लोग ऐसे हैं, गो के बिल्कुल हमारा ज़हन नहीं था, हम समझते थे कि ये तो काम हो ही नहीं सकता
کہ آپ اپنی معصوم عوام کے اوپر سیدھی گولیاں برسائیں گے. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. تو یہ پارٹی کی بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلمہ حق اٹھانا, حق کی بات کرنا, یہ جہاد ہے. مذاکرات کے 3 دور ہوئے ہیں لیکن دونوں فریقین ایک پیج پر نظر نہیں آئے, جس کا رزلٹ آج بھی سامنے آیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ آپ کی کر رہے ہیں, اور بقول آپ کے کہ آپ کے مخالفین ڈاکو اور چور ہیں. تو جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ ڈاکو اور چور ہے تو آپ کو کیا زبردستی ان سے مذاکرات کے لیے بٹھایا گیا, یعنی کوئی مرضی اس میں شامل ہوئی جو ان کے ساتھ مذاکرات لے کے آ گئی؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو ہمارے سے تو ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں لے سکتا نا. کوئی یہ سمجھے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کوئی لے لے گا, کوئی کام کروا لے گا, ہمیں بٹھا دے گا, تو مذاق والی بات ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت یا ذمہ داروں کو کوئی زبردستی بٹھائے گا. ہم سے زبردستی بیان تو دلوا نہیں سکے. اگر زبردستی ہمارے پہ چلتی ہوتی تو یہ جتنے 94 MNA وہاں بیٹھیں گے تو سب پھر پھر ہو گئے ہوتے. اگر ہم پہ زبردستی چلتی ہوتی تو آج آپ کی حکومت ہوتی کے پی کے, اس میں تو سارا کام ختم ہو گیا ہوتا. زبردستی نہیں ہے. فارمیشن آف دی مذاکراتی کمیٹی خان صاحب نے اس لیے کی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 26 کے قتال کے بعد اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان خلش, غصہ, نفرت جو پھیل رہی تھی, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بڑھ گئی اس حد سے جس حد تک پہنچ چکی ہے تو شاید جب میں واپس آ کے ان چیزوں کو سنبھالوں گا تو میرے سے بھی واپس نہ ہو سکے, تو یہ اس قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس ملک کے مستقبل کے لیے ٹھیک. سو ہی کریٹڈ اگین, نا وی ہیو سیڈ اٹ مینی ٹائمز, ہی ہیز اگین کریٹڈ اے ونڈو آف اپرچونٹی فار دی بیٹرمنٹ اسیروں کے اور شہیدوں کے لیے. کوئی ہم پہ زور زبردستی کی نہ کوئی کر سکتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں گے جسٹ بیکاز وی. دیکھیں ہمیں کتنی تکلیف ہوگی کہ ہم کل تک کہتے رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. ایک لارجر پکچر اور لارجر انٹرسٹ میں اگر ہمارے قائد نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہم وہ بیٹھ گئے ہیں پاکستان کے مستقبل کی بہتری کے لیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں چور کے ساتھ بیٹھ کے کسی معاملے پہ بات کر رہا ہوں تو وہ چور نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹھنا اس کو لیجٹمیسی دے دے گا. نہیں, وہ تو جب تک چوری واپس نہیں ہوتی آپ چور ہیں بھائی جی. سر یہ بتائیے گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں بیرسٹر سیف, اور آج خبر چلیے علی امین گنڈاپور نے آرمی چیف سے ملاقات کی. کیا سمجھتے بیرسٹر گوہر, کیا سمجھتے ہیں آپ کو بڑی محبت ہے بیرسٹر صاحب سے, بار بار انہی کا نام آتا ہے. بیرسٹر یہ سر وہ سب لوگوں کی محبت ہے. کیا پہلی پریس ریلیز اسی کی نظر سر اچھا. کیا کہتے ہیں بانی تو دین آئی مسٹ سے جی, عمران خان کب تک رہا ہوں گے, اور چیزیں چل رہی ہیں, کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ اب براہ راست اسٹیبلشمنٹ اس میں آ گئی ہے تو کتنے عرصے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی والے بڑی خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو گئی. پہلے یہ بتائیں یہ کون خوش ہو رہا تھا؟ پی ٹی آئی والے اچھا وہ زیادہ خوش تھے کہ اچھا, یہ ابھی تک آپ معاملات سنبھل رہے ہیں. میں وہ تو یہ بتائیں کہ یہ خان صاحب کی اجازت سے آرمی چیف سے ملے تھے اور پھر فوری طور پر اس کی ترتیب آئی ہے کہ آرمی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے کوشش کی سیاسی بات کی, لیکن ہم نے پہلے یہ جو سیاسی لوگوں کے کا کام ہے ہمارے ساتھ یہ سیاسی باتیں نہ کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے آپ سر کس چینل سے تھے, میرے ذہن میں جا آج ٹی وی سے. اچھا, آج ٹی وی نے یہ چلایا ہے کہ جو تردید آئی ہے وہ آرمی کی طرف سے آئی ہے, چلایا آپ نے؟ نہیں, میرے علم میں تو نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے ٹکٹس دیکھے ہیں آپ نے تو اس پہ ذرائع لکھا ہوا تو اچھا اچھا اچھا. تو میں نے کہا میں ذرا کلیئر کر لوں آپ سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں نے کہا کیونکہ میرے علم میں نہیں تھا, آپ لوگوں نے سب نے سارے چینل نے ذرائع چلایا. اب آپ نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ایکچولی اسٹیٹمنٹ اب بیان جو ہے وہ کیونکہ آپ کے چینل نے تو ہمت نہیں کی نام چلانے کی, مگر آپ نے کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں دیکھیں آپ کا جو ایک وہ تھا میرے اس میں جو پوائنٹ تھا وہ میٹنگ ہوئی ہے, دیکھیں بات سنیں. جو میٹنگ تھی وہ پھر اگین کیونکہ یہ سوال جو ہے اس کے نیشنل اور پارٹی کے حوالے سے آئی ووڈ بی سیئنگ دس, جو میٹنگ ہوئی ہے وہ اسکیجول تھی, وہ آپ کی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے ہوئی ہے. اور خان صاحب نے جو آج بات کی ہے آپ شاید اسی کا ریفرنس دے رہے ہیں, تو پہلے دن سے پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں میننگ فل ڈائلاگ کرنا ہے. اچھا, مجھے یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ کیوں یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں. پہلے دن سے, آج سے نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جیل میں آپ کے دوستوں سے, بھائیوں سے, صحافیوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ وی آر فار میننگ فل ڈائلاگ, اور میننگ فل ڈائلاگ کو ہم ڈیفائن کرتے رہے ہیں
کہ میننگ فل ڈائلاگ اس اینٹی کے ساتھ ہوتا ہے ہو از ایبل ٹو ڈیلیور, جو کچھ ڈیلیور کر سکے. ٹھیک ہے جی. اور ادھر ہی آپ کے پاس بیٹھ کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اس میننگ فل ڈائلاگ کا فیس جو ہے وہ یہ حکومت ہے تو سو بی اٹ. اگر یہ حکومت اس میننگ فل ڈائلاگ کا وہ چاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے پرانے چیف منسٹرز ہی آپ کے اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمارے چیف منسٹر بھی موجود تھے, آپ کے گورنر بھی موجود تھے. تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا اگر چیئرمین جو ہے وہ جو کہ خود کے پی سے تعلق رکھتا ہے اور کے پی کے سینسٹیو اضلاع سے تعلق رکھتا ہے, if he becomes part of it, so there's nothing to be worried about. اچھا دیکھیں, obviously میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ باقی پارٹیوں سے مختلف ہوتا ہے. وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو سیاسی طور پہ ہمارے خلاف ہیں, جیسے کہ آپ کے گورنر یہاں پہ موجود ہے, جیسے کہ بہت سی اور جماعتیں ہیں جن کا ہمارا سیاسی جو ہے ایک بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ان پٹس ہوں جو ہم اپنے سیاسی مخالفین کے سامنے نہ دینا چاہتے ہوں, تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. سر آپ نے ایک بات کی غیبی امداد کی, اور اگر کسی نے مل لیا تو وہ مطلب ہے کہ کوئی کسی دشمن ملک کی فوج سے تو نہیں ملے, غیبی امداد کی آپ نے بات یا کوئی خدا نہ خاصا اس ملاقات کے بعد کو ہمارے پہ پرچے ختم تو نہیں ہو گئے, یا اس ملاقات کے بعد ہمارے کیس تو نہیں اٹھائے گئے. وہ اس ملاقات کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی, آپ نے سنی نہیں ہے. اور یہ حکومت ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا یہ ڈاکیومنٹ, اس میں ہم نے انسٹالڈ حکومت لکھا ہے. ٹھیک ہے, اس ڈاکیومنٹ میں ہم نے کیا لکھا ہے, انسٹالڈ گورنمنٹ. تو انسٹالڈ گورنمنٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی انسٹالڈ ہوتی ہے نا, تو اسی گورنمنٹ کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. تو یار آپ ملاقات کے اوپر کھپ رہے ہیں, چھوڑیں کوئی اور بات کریں. سر آپ نے غیبی امداد کی بات کی, اور یہ برسر اقتدار پارٹیاں جو ہوتی ہے وہ غیبی امداد کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ویسے تو بات یہ ہے کہ ہم سب کوئی جو غیبی امداد ہمیں بتائی گئی ہے, ہمارے گھروں میں پیدائش میں ہم سب مسلمان ہیں, اور ہم ہمیشہ جب کوئی کام ایسا کرتے ہیں تو ہم غیبی امداد جو ہے وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مگر جس غیبی امداد کی میں بات کر رہا تھا اس کی طرف سیاست میں سیاستدان تب دیکھتے ہیں جب ان کے پلے ووٹ شوٹ نہیں ہوتے ہیں, جب عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, جب ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہوتا ہے, ان کی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہوتی ہے. سو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا سیاسی بیانیہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کے پلے کچھ نہیں رہتا, اور اس سے پرہیز کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. کون سی ملاقات؟ یہ میں آپ کو خان صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. تھینک یو.